नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांगी आनंद। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के कारण न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी काफी नाम कमाया है। My father has been a man of inspiration for not only me, but for countless others in his past 35 years in his journey. He's a visionary, he's a missionary, and above all, he's a man of conviction. He's a man who lives his life with a purpose, and more than that, he's a man who can get something done. Many people can have an idea, and many more can even have a dream, but it truly takes a spirit to turn that idea into a vision and turn that vision into a reality. My father has turned an idea into a vision, and he's making that vision become a reality. He's setting an example for others to follow in his footsteps. And if we all contribute our part towards society like he has done, I truly believe that India can become a great country. So when my husband showed a desire to establish a foundation in USA, we both felt strongly that it should be in my mother-in-law's name. From the day one, I felt the kind of respect he had for his mother was not only a respect, he worshipped his mother. And I always felt like a man who worships his mother so much, how much respect he can give it to his wife. And then I kind of sometimes envied the bond he shared with his mother, and I wish that I would share the same bond with my son. We decided to have a foundation in her name, but I also wanted to be a part of it. So when he suggested, why don't we call it Rita Kumar Foundation, I agreed in a way to honor a woman who has such an impact on her son that it is a example for the daughter-in-laws to follow and wish they have the same bond with their sons. तो आइए स्वागत करते हैं श्री हर्ष कुमार जी का। नमस्कार, थैंक यू शिवांगी। तो सर, आप अपने आप को एक फिलैंथ्रोपिस्ट, सोशल एंटरप्रेन्योर, एक मोटिवेशनल स्पीकर एंड एजुकेटर, अलग अलग नामों से आपको जाना जाता है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ग्रेजुएट हूँ आईआईटी का, जिसके लिए मैं बहुत प्राउड भी हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई वांट टू बी मैथ टीचर व्हेन आई वाज किड, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने कहा कि इफ़ यू आर गुड इन मैथ तो आप आईआईटी में क्यों नहीं चले जाते, तो हम चले गए आईआईटी में। फिर वहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद जब मैं अमेरिका गया तो मुझे दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिली। मैं जब मास्टर्स इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर रहा था तो उसके साथ में मैंने डबल मास्टर्स करी और मैंने मैथमेटिक्स में भी एमएस करी। मेरा फर्स्ट जॉब जो था अमेरिका में मैथ टीचर की तरह था, जो मैं चाहता था। और उसके बाद आगे चल के फिर हम लोगों ने स्कूल खोला। एक टेक्निकल स्कूल में मैं डायरेक्टर की तरह मैंने काम किया और उसके बाद हमने अपना स्कूल सिस्टम खोला वाइफ के साथ मिलके। मेरे ख्याल से ह्यूस्टन ने मुझको काफ़ी माना इसको। हमारा वी हैव बीन वेरी सक्सेसफुल वहाँ पे। हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, स्कूल सिस्टम है, बहुत अच्छा चला। लेकिन उसके बाद आगे काम बढ़ा तो नेचुरली मैंने इंजीनियरिंग करी थी, मुझे बिज़नेस में बहुत इंटरेस्ट था, तो फिर मैं आई बिकम ए बिजनेसमैन। तो मैं बाई प्रोफेशन नाउ आई विल कंसिडर माई सेल्फ एज ए बिजनेसमैन। तो आप ये बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं, आप इन सारी चीज़ों को एक साथ कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि एजुकेशन की हमने डिग्री तो नहीं ली है, लेकिन एक बर्निंग डिज़ायर हमारे पास ऑलवेज रही है कि प्रॉब्ली आई कैन टीच और आई कैन मेक ए डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ अदर्स। तो आदमी अगर कोई मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहेगा तो उसको ये रहता है कि मैं क्या करूं, और हर आदमी अपने तरह से सोचता है। मेरे दिमाग में ये रहा कि मैं कोई अगर एजुकेशन के फील्ड में रहूं तो आई कैन मेक ए बिगर डिफरेंस। तो आपको ये कब क्लिक किया कि आपको टुवर्ड्स सोसाइटी आपको कुछ काम करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी? देखिए, इन सब चीज़ों का तो मैं क्रेडिट मेरे जीवन में एक फरिश्ता आया था जिसको मैं माँ बोलता हूँ, और उन्होंने मुझे शुरू से ही बताया कि बेटा, जीवन में पर्पस होना चाहिए। उन्होंने मुझे शुरू से, क्योंकि हमारी बड़ी मॉडेस्ट फैमिली थी, मेरे दिमाग में विचार आ जाए जो कि मिडिल क्लास बच्चों में आता है कि मैं बड़ा होऊंगा तो बड़ी कार मिलेगी, बड़ा हाउस मिलेगा, बड़ा ये होगा। उन्होंने कभी इस चीज़ को पनपने नहीं दिया। तो ये जो बीज जो है, ये तो मेरे बचपन में बहुत ही पहले डाल दिया था हमारी मदर ने। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। सो आप अपना ज़्यादा जो भी आपने काम किया है, ज़्यादा क्रेडिट यू गिव इट टू योर मदर, यू ओ इट टू हर, राइट? एक्चुअली हमारी जो वाइफ हैं उनको भी क्रेडिट देना होगा, क्योंकि 35 साल से वो हमारे साथ हैं। एंड मैं उनको बोलता हूँ बेटर 3/4 इंस्टेड ऑफ बेटर हाफ। हाँ, ये है कि जो बेसिक फाउंडेशन है वो हमारी मदर ने हमें डाली। मैं तो बोलता हूँ शी इज़ माई चीफ आर्किटेक्ट, और शी वॉज अ ग्रेट मॉम।
और इसीलिए हमने ये फाउंडेशन बनाई, उनके लिए सब कुछ काम किया है। शी इज़ अ बिग इंस्पिरेशन टू मी। सर, जो ये फाउंडेशन है शकुंतला सिंह मेमोरियल रीटा कुमार फाउंडेशन, उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। फाउंडेशन करीब हमने 12 साल पहले बनाई है, और अमेरिका में हम करीब 25 साल हो गए थे हमको रहते हुए, और अमेरिका में हमने बहुत टैक्स पे किया है, बहुत काम किया है। लेकिन अक्सर लोग कहते थे जब हम यहाँ आते थे कि भाई आपने इंडिया के लिए क्या किया है। फिर हमने वाइफ से बात करी, तो बड़ा डिसीजन था, और मैं कोई छोटा छोटा काम नहीं करने की मुझे आदत नहीं है। मैंने कहा कुछ मोटा करते हैं, करीब 100 करोड़ फंड करते हैं इकट्ठे। फिर मैंने यहाँ पे आके 12 साल पहले करीब 19 मार्च को ये मैंने फाउंडेशन मैंने बनाई। अब दिल में धक धक लग रही थी, क्योंकि बच्चे भी अभी छोटे थे। बोल तो दिया, अब करेंगे कैसे। तो फिर मैंने सोचा मैं अनाउंस कर देता हूँ सबके सामने। तो पूरी पब्लिक के सामने मैंने अपने हाथ काट लिए। मैंने कहा ऐसा है कि मैं 100 करोड़ इसमें डालूंगा, और 12 साल के अंदर ही डालूंगा। और वो करीब करीब मैंने 6 साल में ही डाल दिए। और अब ये 12th एनिवर्सरी है उसकी, जो दिन मैंने दिया था। इस फाउंडेशन में हमें 2 नाम सुनने को मिल रहे हैं सर, शकुंतला सिंह और साथ ही साथ रीटा कुमार। इसके पीछे क्या रीज़न है? ऐसा है, पैसा तो घरवाली का होता है ना, तो फंड तो इन्हीं के हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने मदर के नाम पे हम ये काम करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पूरा रजामंदी थी उनकी। आदमी की लेगेसी होती है, दादा परदादा बेटा पोता ऐसे रहती है। और गुरु शिष्य परंपरा में होता है, गुरु होता है, फिर उसका शिष्य होता है, उसका शिष्य होता है। लड़कियों में ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी होती है मदर इन लॉ टू डॉटर इन लॉ टू डॉटर इन लॉ टू डॉटर इन लॉ। ये है लीनेज उनकी, अगर गौर से देखा जाए। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा हो जाएगा कि एक डॉटर इन लॉ अपनी मदर इन लॉ के लिए ये एक फाउंडेशन बनाएगी, और होपफुली शायद ऐसे ही चलता रहे। मेरी तो बहुत इच्छा होगी कि आगे चल के अक्षय की जो वाइफ हो मेरे बेटे की, वो ही इसको चलाए। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि एक नया ट्रेंड बनना चाहिए, जिसमें कि डॉटर इन लॉ टू मदर इन लॉ टू डॉटर इन लॉ से आगे चल के इस तरह की कोई लीनेज कोई बने, और इस तरह की ट्रेडिशंस हमारी सोसाइटी में बने, और इस तरह से उनको ऑनर मिले, ये मैं चाहता हूँ। तो सर, जो ये फाउंडेशन है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, हमने फाउंडेशन बनाई है तो उसका मेन पर्पस तो सर्व इंडिया है, मदर इंडिया। कुछ चैरिटी हम अमेरिका में भी करते हैं, लेकिन 90% जो है हमारा जो फोकस है वो सर्व इंडिया है, मदरलैंड। पहली जो चीज़ हमारे दिमाग में रही वही है कि ये लड़कियां जो हैं, गर्ल्स जो हैं इंडिया में, इनके लिए कुछ किया जाए। हमने क्या डिसाइड किया कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है इसको गर्ल एजुकेशन, गर्ल एम्पावरमेंट, उसके अराउंड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं हमने उनको फोकस में रखा है। सब लोग कहते हैं कि खाली लड़कियां क्यों, बॉयज़ के लिए क्यों नहीं? तो फिर हमने उसके लिए स्कॉलरशिप भी हैं, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप में बहुत सारी चीज़ें हमने ली हैं, लेकिन फोकस स्टिल उसी पे है हमारा, गर्ल एजुकेशन पे है। तो जो आपका ये फाउंडेशन है वो बाकी फाउंडेशन से कैसे डिफर करता है? क्या मेन डिफरेंस है? देखिए, बहुत समय तक मुझको जब भी मैं देखता हूँ कि चैरिटी का काम क्या होता है, कि यहाँ पे तो बहुत बड़ी लेगेसी है हमारी चैरिटी की। इंडिया के अंदर लोग बड़े बड़े दानी हुए हैं, यहाँ पे दानियों की तो लाइन लगी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने किया उसका सब वो बाद में ख़त्म हो जाता है, कुछ उसका असर रहता नहीं है। तो आप अगर उसको गौर से देखेंगे तो उसमें क्या है कि कुछ डोनर्स होते हैं, वेल्दी लोग, वो पैसा देते हैं। कुछ फैसिलिटेटर होते हैं जो कि पैसे को कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद होते हैं एंड यूजर्स, कि उनको पैसा दिया जाता है और वो उसको काम को करते हैं। अब ये जो सिस्टम जो डिज़ाइन हुआ है, इसमें जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि जो वेल्दी लोग होते हैं उनको पैसा मैनेज करना आता है, अर्न ही नहीं करना आता, मैनेज भी करना आता है, बट दे आर कट आउट ऑफ द इक्वेशन आफ्टर, जब उसके पास पैसा देने के बाद। जो फैसिलिटेटर हैं, नाउ दे आर ऑन द ड्राइविंग सीट, उनके पास पैसा है, वो डिसाइड करते हैं कि किसको देंगे, वो अपने हिसाब से पैसा देते हैं। उसके बाद जो थर्ड पार्टी जो होती है, एंड यूजर्स जो होते हैं, दे आर वेरी पैशनेट पीपल, वेरी गुड पीपल, दे डू अ गुड जॉब, लेकिन दे आर टेरेबल मनी मैनेजर्स। वो कहते हैं पैसा मिला, खर्चा कर दो, फिर जरूरत होगी फिर मांग लेंगे। तो उससे जो है एक साइकिल बनी हुई है, पैसा उधर से आता रहेगा, पैसा इधर जाता रहेगा, और कभी पैसा आता है, कभी उसकी रेगुलर फ्लो नहीं होता। इरेगुलर सप्लाई ऑफ द फंड जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस चीज को दूर करने के लिए मैंने क्या सोचा कि इसको सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बनाना है। उसमें पहले मैंने किया कि मैं इतना पैसा दूंगा, मैं किसी से और से फंड नहीं कर रहा, ये एंटायरली फंडेड बाय अस। अब उसके बाद जब हमने बना दिया इसको, तो मैंने कहा कि अब इसको कैसे करें कि ये डिप्लीट ना हो, ये कैसे अक्षय फंड बन जाए, नॉन डिप्लीटिंग।
तो उसके लिए हमने कहा कि इस पैसे को पहले डाल देंगे और सारे को स्पेंड नहीं करेंगे। ए गुड पार्ट ऑफ दैट विल बी इन्वेस्टेड, और आई हैव बीन अ ग्रेट इन्वेस्टर्स। सारी जिंदगी मैंने 30-35% मैंने अपने पैसे कमाया है, तो इस पैसे को लेके भी मैंने इन्वेस्ट किया है, और जो इन्वेस्ट करने से जो अर्निंग आई है उसका भी कुछ पोर्शन ही खाली मैंने डिस्पेंस किया है। तो उससे क्या हुआ है कि ये जो फंड जो है, जब मैंने शुरू किया था 100 CR की फंडिंग से शुरू हुआ था, इस समय इसकी वैल्यू करीब मिनिमम 250 CR के करीब है। मैं इसको कम से कम मिनिमम 1000 CR बना देना चाहता हूं नेक्स्ट 12 ईयर्स के अंदर, और उधर ही डिस्पेंसिंग जो है जो 20 करोड़ की है, इसको मैं 50 करोड़ ले जाना चाहता हूं। जो लॉन्ग टर्म गोल है इसके, खाली 1000 करोड़ पे नहीं रुकेंगे, हम इसको 10,000 करोड़ का फंड बनाएंगे और 1000 करोड़ की जो है डिस्पेंसिंग करेंगे। ये मेरा एम है फाइनली। सर, आप चैरिटी कैसे करते हैं और साथ ही साथ आपके काम करने का तरीका बाकियों से कैसे डिफर करता है? देखिए, सबसे पहले जब मैं ये फाउंडेशन को हमने बनाया था, तो पहला चैलेंज जो था हमारे लिए ये था कि हमारे पैसे का मिसयूज ना हो जाए। और हमारे जितने भी वेल विशर्स थे उन्होंने हमको वार्न भी किया था, कहता था कि भाई हर्ष, तुम्हारा बहुत हार्ड अर्न पैसा है और इंडिया में जो है वहाँ पे करप्शन बहुत है और आपका पैसा जो है सब खराब हो जाएगा। तो उसके लिए हमने काफ़ी सोच विचार किया। उसके बाद हम बहुत ही एक नई तरीके से है जिसको बोलते हैं लाइन आइटम हेल्प। यहाँ पे क्या होता है कि किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत अभी आते हैं हमारे पास, आके लोग कहेंगे कि आप हमको पैसे दे दीजिए, और हमने चेक दिया उनको, वो चेक लेके चले जाएंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं बताएंगे कि उस पैसे का क्या हुआ, ब्लैंकेट। हम कहते हैं हम नहीं, ऐसे नहीं देंगे। व्हाट वी डू, हम जाएंगे और हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होनी है। जैसे हम किसी स्कूल में जाते हैं और वहाँ पे स्कूल वाले कहते हैं, मैनेजमेंट कमेटी कह रही है हमको दे दीजिए 10 लाख रुपए, हम कहा हम नहीं देंगे। हम ये देखेंगे आपका दिखाइए अकाउंट और क्या करते हैं आप और क्या क्या प्लानिंग है, तो वो दिखाएंगे हमको, हम ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। हम कहते हैं ये क्यों नहीं करते, कहते हैं अच्छा आगे से कर देंगे अगर आप हमको मदद करेंगे। हमने कहा नहीं, इन चीज़ों के लिए हम फंड नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, आपको पैसे मिलते हैं, फीस मिलती है, आप कीजिए। कहते हैं अच्छा कर देंगे अगर आप हमको दूसरी चीज़ों के लिए मदद करेंगे। तो हमने कह दिया इन आइटम में से 10 आइटम हैं, 5 आइटम हम करेंगे, 5 आइटम आप खुद करेंगे। वो ऐसे कौन से 5 पॉइंट्स हैं जिन पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं? जनरली जो 5 आइटम हमारे जो होते हैं उसमें हम खास तौर से इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो एसेट बिल्डिंग के लिए ना हो, कोई भी एसेट बिल्डिंग है। लोग हमसे पैसा जो लेते हैं, लेने की जो इच्छा रखते हैं, वो क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ मिल जाए जैसे कि कमरे बन जाए, बिल्डिंग बन जाए, कुछ चीज़ हो जाए जिसे एसेट बिल्डिंग बन जाए। और ये मैं बहुत बड़ा फ्रॉड मानता हूँ कि लोग जो है डोनर्स पैसा देते हैं और उससे जो एनजीओ जो हैं वो एसेट बिल्ड करते हैं और उस पर फिर उनका अधिकार हो जाता है। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा ऐसा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा देखिए एसेट तो बिल्ड नहीं होने देंगे, आपके जो खर्चे हैं वो दे सकते हैं। तो जैसे कोई लैब बननी है, उसमें कंप्यूटर आने हैं, या कोई साइंस लैब बननी है, या आपके सारे ब्लैक बोर्ड चेंज होने हैं, जो भी चीज़ ऐसी है जो कि जिसकी लाइफ 5 या 7 साल से या 8 साल से ऊपर की से ज़्यादा ना हो या उससे कम हो, हमारा सारा पैसा ऐसा होता है कि वो जो है एक्सपेंस में जाएगा, स्पेंड हो जाएगा। उससे जो स्कूल के जो मैनेजमेंट कमेटी है, लॉन्ग टर्म उनका कोई गेन उसमें से नहीं होना चाहिए। कुछ स्कूल वाले जब हम बताते हैं उनको तो कहते हैं हमको आपकी मदद नहीं चाहिए, क्योंकि जानते हैं कि उनका तो उसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन कुछ भले आदमी मिल जाते हैं। तो दिस वर्क एज ए स्क्रीनिंग टेस्ट आल्सो, कि अगर आप भले आदमी हैं तो ही आप मेरे पास आएंगे, वरना नहीं आएंगे। अब वो लोग आते हैं तो अब उनको देखते हैं, उनको बताते हैं, डिसिप्लिन करते हैं इसको, क्योंकि उनको कई बार डिसिप्लिन नहीं होता, फंड होते हैं उनको मिसयूज होता है। तो हम देते हैं फंड और 6 महीने के बाद आके देखते हैं कि वो फंड ठीक से इस्तेमाल हुए कि नहीं हुए। अगर फंड ठीक इस्तेमाल हुए तो दूसरी इंस्टॉलमेंट मिलती है, तीसरी मिलती है, कंटिन्यू रहती है। और अगर वो हमारे फंड का मिसयूज करते हैं, हमने बोला तो ये करने के लिए, कर लिया कुछ और, वी कंसिडर देम डिफॉल्टर, और वो लिस्ट पे से उनको नाम स्केच कर देते हैं, हम दूसरे स्कूलों को मदद करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा जो हमारा गेन है वो ये है कि हमारा पैसा जो है डायरेक्ट चिल्ड्रंस वेलफेयर में जा रहा है। ये बहुत फंडामेंटल डिफरेंस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में। सर, व्हाई ओनली एजुकेशन सेक्टर, व्हाई नॉट अदर सेक्टर्स? देखिए, इंडिया में तो बहुत कुछ काम की जरूरत, बहुत कुछ, लेकिन सिंस आई वाज एजुकेटर माई सेल्फ, एजुकेटर हैं, हमने सोचा सबसे पहले जाके जो चीज़ आती है वो इसको करा जाए। हम स्कूलों को हमने मैनेज किया है, रन किया है, बनाया है। हम किसी स्कूल में जाके बता सकते हैं कि देखिए ये काम करना चाहिए, इस तरह से इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वी वर अथॉरिटी इन इट। लेकिन जब इंडिया में आए, यहाँ पे आने के बाद हमने बहुत सारी चीज़ देखी
कि भाई ये भी करनी चाहिए, ये भी करनी चाहिए। फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि एजुकेशन में सिर्फ लड़कियों क्यों नहीं, क्यों औरों को क्यों नहीं, तो उनको भी इनकॉर्पोरेट किया, स्कॉलरशिप वगैरह डाले जिसमें भी बॉयज़ को भी मिलता है। लेकिन खाली एजुकेशन सेक्टर में हमने अपने को सीमित नहीं रखा और ना रखेंगे। उसके अलावा हमने बहुत सारी नीड्स देखी। तो एक सबसे पहली जो चीज़ है वो है हेल्थ की। एल्डरली पीपल आर हाईली नेग्लेक्टेड इन द कंट्री, स्पेशली इन रूरल एरिया। यंग लोग यही सोचते हैं कि 60 से ऊपर उनको जीने का अधिकार ही नहीं है और बर्डन माना जाता है। और उनकी जैसे आई केयर है वो तो हाईली नेग्लेक्टेड है। आप देखेंगे तो आपको कमाल हो जाएगा कि उनको कैटरेक्ट के ऑपरेशन कितने लोगों को होते नहीं, और वो सच सिंपल ऑपरेशन, और वो नहीं हो पाता है। तो हमने कई हॉस्पिटल से टाई अप करके वहाँ पे उनका वो भी इलाज करा। अच्छा, इस चीज़ का मेरी ज़िंदगी से भी बहुत बड़ा गहरा रिश्ता है, क्योंकि हमारे फादर थे करीब 60 ईयर्स की एज में, इंडिया में ही थे उस समय। मैं पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ था अमेरिका में। तो उनका कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ और वो ख़राब हो गया। उसके बाद हमारे फादर 30 ईयर्स तक जिए और ही वॉज वर्चुअली ब्लाइंड। मुझको इस बात का बहुत पेन था कि पिताजी जो है मुझ में और छोटे भाई में कई बार उनको पता नहीं चलता था कि कौन बैठा हुआ, आवाज़ से पहचानते थे। तो एक दिन मुझको ऐसा ही एकदम विचार आया कि कम से कम 1000 जो है कैटरेक्ट के ऑपरेशन मैं खुद कराऊंगा। अब 1000 की जगह 10,000 भी हो सकते हैं, इसमें क्या कोई बुराई है। लेकिन उसके बाद मैं खुद ही आया यहाँ पे, मैंने कई आई हॉस्पिटल से मैंने कांटेक्ट किया और उसमें मेरा काम करने का बहुत इच्छा है, बहुत ज़्यादा काम करना चाहता हूँ। तो उसकी हेल्थ केयर के लिए भी। दूसरा ये है कि जैसे कि ओल्ड एजेस में ब्लड प्रेशर, इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ हैं प्रिवेंटेबल डिजीज़, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। तो वहाँ जाके अगर हम हेल्थ कैंप डालें गांव में, तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों को हम बचा सकते हैं। तो उसमें भी हमने काम शुरू किया है। फिर उसके बाद तीसरी जो चीज़ है, बच्चे जो हैं यहाँ पे जो हैंडीकैप चिल्ड्रन हैं, स्पेशली मेंटली हैंडीकैप, ऑफ कोर्स फिजिकली हैंडीकैप, वो बहुत नेग्लेक्टेड हैं। और जैसे उदयपुर में है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, नारायण संस्था जो है। इंडिया मेरे ख्याल से बहुत ही लो रेटेड कंट्री है। अमेरिका में तो बड़ी अवेयरनेस है मेंटल हेल्थ के बारे में, यहाँ नहीं है। और बच्चे बड़े नेग्लेक्टेड हैं। जैसे वहाँ पे स्कूल ऑफ डेफ है रुड़की में, हम उसको सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि स्कूल ऑफ डेफ जगह जगह खुलें। तो वो भी एक प्रोजेक्ट है, उसमें काम करते हैं। उसके अलावा एक और नया प्रोजेक्ट है, एक नई चीज़ है जो कि यहाँ पे भी है और इंडिया में भी। जो लड़कियाँ जो हैं, कई बार शादी हो जाने के बाद उनको ससुराल में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलता है और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, तो दे आर एक्सप्लॉयटेड। तो हम उसको वुमेन एम्पावरमेंट में भी हमारा जोर है कि उन लड़कियों को सेल्फ रिलायंट बनाएं। आपको ताज्जुब होगा कि ये इंडिया में तो काम है ही, लेकिन ये अमेरिका में भी इंडियन कम्युनिटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत सारी लड़कियां जाती हैं यहाँ से और उनकी शादी हो जाती है, ख़राब शादियाँ होती हैं, तो उसके बाद जो है वो दे आर डम्प्ड। और नया सिस्टम है, नई जगह है और उनको समझ में नहीं आता क्या करें। तो हमने वहाँ पे इनिशिएटिव लिया है और इन लड़कियों को भी हम हेल्प करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। हमने बहुत सारी लड़कियों को अपने स्कूलों में इंटर्न्स की तरह रखा, फिर उनको जॉब दिया और बहुत सारा अच्छा काम हो गया है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करी जाए तो लाइक सिर्फ और सिर्फ स्कूल्स तक ही वो लिमिटेड है या कुछ और जगह भी है, कुछ और सेक्टर्स भी जहाँ पे आप लोग फोकस करते हैं कि यहाँ पे आपको जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, मेरा बिजनेस जो है 6 डिफरेंट सेक्टर में तो है ही। टेक्निकली देखा जाए तो वो 12 सेक्टर बनाते हैं और मैं जॉब हर जगह जहाँ पे मैं जॉब होता है वहाँ पे माने ना माने मेरी प्रायोरिटी नीडी लोगों की बहुत होती है। अगर कोई नीडी है तो मैं उसको कभी मना नहीं करता। मज़े की बात यह है कि जिन लोगों को आप लायबिलिटी मानते हैं उनको अगर आप ठीक से हेल्प करें, ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली, आई हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस कि सभी की सभी लड़कियां और आदमी भी जिनको हमने हेल्प करी, ज़्यादातर लड़कियां, वो कोई भी लायबिलिटी नहीं है। एक्चुअली कई तो इतनी उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है कि उनकी प्रोडक्टिविटी उनकी मल्टीपल फोल्ड 10 गुना उनकी बढ़ गई है प्रोडक्टिविटी। अच्छा, मैं वहाँ पे खाली इंडिया तक सीमित नहीं हूँ। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ फिलीपीन से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, श्रीलंका से भी हैं, अफगानिस्तान से भी हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री से भी हैं। मुझे इस बात का सारी ज़िंदगी बड़ा फ़ायदा हुआ है कि किसी को, एम्प्लॉयज़ को, क्लाइंट को, वेंडर्स को कभी ये जरा सा भी जो है कन्फ्यूजन नहीं रहा कि वो एक सही आदमी के साथ काम कर रहे हैं।
सब मुझको प्यार करते हैं। सर आप हमें बताइए कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से मोटिवेट करते हैं? देखिए, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का एक रिलेशन होता है और किसी भी रिलेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। पहली चीज़ ये है कि जब हम उनसे मिलते हैं तो उसमें उनको ये नहीं लगना चाहिए कि देयर इज़ एनी प्रेजुडिस। तो फर्स्ट थिंग हमारे बारे में कहते हैं कि हर्ष कुमार इज़ ए कलर ब्लाइंड। उनको काला, सफ़ेद, गोरा, ब्राउन कुछ नहीं दिखता, उनको जेंडर नहीं दिखता। दूसरा, उनको लेने के बाद उनको कंटिन्यूसली स्किल प्रोवाइड करनी होती है। तो हमारा ट्रेनिंग में हम लोग कहते हैं इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हो, तो उनकी कंटिन्यूसली वैल्यू जो है ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ती रहती है। तो फिर उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है कि उनकी तनख्वाह बढ़े, वो अपना आराम से बढ़ती रहती है क्योंकि उनकी वैल्यू बढ़ती रहती है। कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 20 गुना बढ़ गई है क्योंकि वो कंटिन्यूसली उन्होंने हमको सरप्राइज कर दिया। सर हमें कुछ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताइए जिन्होंने इन 12 सालों में ग्रो किया है आपकी सपोर्ट से। देखिए, ऐसा है कि शुरू में हमने जब स्कूलों को पिक करना शुरू करा तो बहुत सारे लोग हमारे पास उन स्कूलों को लेके आए जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे थे। हमने उन स्कूलों को नहीं लिया, हमने उन स्कूलों को ज़्यादा चूज़ किया जो कि बंद होने की डगार पे थे। जैसे कि कुछ तो कल्याण देव स्वामी ने बहुत सारे स्कूल खोले हैं और वो स्कूल तो बन गए हैं लेकिन काफ़ी स्कूल उसमें बड़ी बुरी हालत में हैं। उन स्कूलों को हमारी 90% जो फंडिंग है, बल्कि 95% फंडिंग मेरी सही चलती है वो। और वो स्कूल ना खाली उसमें नंबर बढ़े बच्चों के, लेकिन बच्चों की परफॉर्मेंस भी बढ़ी है और फैसिलिटी इंप्रूवमेंट भी बड़ी सिग्निफिकेंट है। मैं सबको चाहूँगा कि आप जाके उनको देख के आएँ। एक वो है। उसके अलावा क्योंकि मैं रुड़की से ग्रेजुएट हूँ और रुड़की के अराउंड मैंने काफ़ी काम किया है, वहाँ पे एक डिवाइन स्कूल है, वहाँ पे हमने काफ़ी काम किया है। अच्छा, वो जो है माइग्रेट लेबर्स के लिए स्कूल बना है, उसको हमने काफ़ी मदद करी है। एक इसी तरह से गुड़गांव में हमारा ये जो स्कूल है उसको हमने मदद करते हैं। बाकी ये तो एजुकेशन का फील्ड हो गया, लेकिन जैसे कैटरेक्ट के ऑपरेशन वगैरह हैं, ये चीज़ हैं, इसमें भी नंबर हमारे पास नंबर ज़्यादा हैं, काफ़ी हैं, तो वो भी काम किया है। करीब मेरे ख्याल से 600 ऑपरेशन करा चुके हैं और 6000 स्क्रीनिंग कराई है। अब हेल्थ कैंप जो करें उसमें कितने हेल्थ कैंप करें ये तो बता सकते हैं कि वी हैव डन एटलीस्ट डजन्स ऑफ द हेल्थ कैंप करें और भी करना चाहते हैं। एक्चुअली हम हैप्पी नहीं हैं अपने काम से, हम इस काम को कम से कम 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं और वो होगा क्योंकि हमारे शुरू में जो हमारे फोकस जो था फंड की ग्रोथ था, इसको मैनेज करा जाए, इसको अक्षय करा जाए, उसके बाद स्पेंडिंग तो बढ़ती चली जाएगी। स्पेंडिंग अब हमारा जो है 2.5 टाइम स्पेंडिंग का हमारा लक्ष्य है इस चीज़ को करने के लिए। Sir, you've mentioned this thing that you are yet not satisfied. What is that one particular thing which will make you content? देखिए, सेटिस्फाइड होना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, थोड़ी सी तो कॉस्ट रहनी चाहिए। तो कॉस्ट है और बहुत सारी चीज़ें हो गई जो हमने कमिट किया था, फंडिंग कर दी कमिट, और जितना हमने स्पेंडिंग जो करा था वो भी हो गया है, दोनों चीज़ हो गई हैं। लेकिन उससे जो काम हुआ है उसको देख के तसल्ली सी नहीं हुई अभी, तो उसको हम करना चाहते हैं। कुछ सेटबैक भी हैं हमारे, जैसे कि हमने जो ओरिजिनल जो फंडिंग एक मेजर पोर्शन एक्सेलसियर में लगाई और हम इससे उम्मीद करते थे कि इसमें से हमको स्पेंडिंग के लिए मोर पैसा निकलेगा, वो नहीं निकल पाया। एक्सेलसियर में काफ़ी टाइम ले रहा है इसको ग्रो होने में। हम सोचते थे 6 साल में कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हुआ, लेकिन अब बढ़िया हो गया है। सर, एक ऐसा स्पेशल मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे जो आपने खुद पर्सनली फॉलो किया है, साथ साथ आप चाहेंगे कि वो भी फॉलो करें? देखिए, फंडामेंटली मैं एजुकेटर हूँ और मैंने एक डिमॉन्स्ट्रेट करा है, एक एग्जाम्पल सेट किया है फॉर अदर्स। तो इस काम को करने के पीछे मेरा एक ये भी ध्येय था कि लोगों को दिखाऊं कि कैसे काम करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला मैंने जो प्रॉब्लम देखी लोगों के साथ वो ये समझते हैं कि चैरिटी का जो काम है खाली ये अमीर लोगों के लिए है, हम आम आदमियों के लिए नहीं है। मैं इस बात से टोटली डिसएग्री करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ हर आदमी को टैक्स पे करना चाहिए और हर आदमी को चैरिटी देनी चाहिए। अब मैंने एग्जांपल करके मैंने 20% ऑफ माय वेल्थ मैंने डोनेट करी है एग्जांपल सेट करने के लिए। तो पहली तो चीज़ ये है। अब लोग कहेंगे कि हमारे पास तो पैसा ही बहुत कम है, अगर हम 10% भी दे भी देंगे तो देखिए 10% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर आपने 30 साल काम किया तो 3 साल की तनख्वाह होती है, 3 साल की तनख्वाह होती है। बड़े आराम से कोई भी आदमी 1 लाख 2 लाख का फंड क्रिएट कर सकता है। सो सर, आपके एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली एक ग्रेट अचीवर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हमारी सोसाइटी में जब देखते हैं कि कौन बड़ा अचीवर है तो उसका एक बड़ा सा एक सिंपल
तरीका है कि हु इज़ हैविंग द मैक्सिमम मनी। वेल्थ से हम मेजर करते हैं आदमी की सक्सेस को। जो एक्चुअल जो ग्रेटनेस आती है वो ये है, उसके लिए एक ही चीज़ है जिसे आप कंपेयर कर सकते हैं, वो ये है गाइडलाइन लाइन। वो एक ही है कि व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू आर मेकिंग इन द लाइफ ऑफ अदर्स। अगर इस चीज़ को लेके आप अपनी ज़िंदगी को जिएंगे तो आपका अचीवमेंट जो होंगे वो मीनिंगफुल होंगे। Hi, I'm Koyal Rana, Femina Miss India 2014, and I run a non-government organization called Moksha Foundation along with my friends. It's a student-run organization which basically is working towards creating a continuous and long-lasting change for the betterment of the society. And during my journey as a Miss India and promoting this cause in my NGO itself, I have met a lot of influential people, one of them being Mr. Harsh Kumar, the founder of the Shakuntala Singh Memorial Rita Kumar Foundation. And when I met him, I was really inspired by his work, and when I talk to him, it's so inspiring and I feel like doing so much more for the society. वो समाज के उत्थान के लिए जिन्होंने काम किया है अमेरिका से आकर के, वो सराहनीय है। इस स्कूल में जिनके पास ड्रेस नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, उन स्कूलों में फर्नीचर प्रोवाइड कराना, बुक्स प्रोवाइड कराना और वहाँ पे बच्चों में हेल्थ अवेयरनेस के लिए उनके जनरल हेल्थ कैंप लगाना। हर्ष के बारे में तो जितना भी कहूँ उतना ही कम है। 16 years of my experience, I have found him to be the fairest employers. He is very clear on his expectations and he gives us constant training on how we can improve and continually go to a journey higher in our profession and business. Mr. Harsh is one person who gives us the spirit of entrepreneurship. पूरा इतना training which we have got, we try to be really nice, whatever we think, and you know we kind of put it on papers and he approves, and that's the best part. मैं मिस्टर हर्ष को तब से जानता हूँ जब उन्होंने रुड़की यूनिवर्सिटी ज्वाइन की इंजीनियरिंग करने के लिए। मैं उनकी प्रोग्रेस से, उन्होंने जो नया काम इंडिया में शुरू किया उससे काफ़ी प्रभावित हुआ और 2012 में मैंने आर्मी छोड़ के उनको इस मिशन में काम करने के लिए उनको ज्वाइन किया। तब से हमने एक्सेलसियर अमेरिकन स्कूल में और उनकी सोसाइटी और ट्रस्ट फाउंडेशन के थ्रू सोशल वर्क किया और उसको अब आगे बढ़ा रहे हैं। उसी इन्फ्लुएंस और इंस्पायर होके मैंने एक अपना ट्रस्ट भी शुरू किया जिसमें कि मुजफ्फरनगर में एक रूरल एरिया में एक स्कूल खोला जिसमें आज करीब 750 बच्चे पढ़ते हैं। मैं आगे भी उनके साथ इसी तरह जुड़ के सोशल एक्टिविटीज़ में काम करना चाहता हूँ और करता रहूँगा और आई एम श्योर कि मिल के हम इंडिया में बहुत अच्छा काम करेंगे। So from today's conversation, we have just realized that we should not only live for ourselves, but for the society as well. And I certainly believe that Mr. Harsh Kumarji is one of the finest examples for the same. So I really thank him for being here and for sharing such beautiful experiences with us. Thank you so much, sir. Thank you, Shivangi. It was a great pleasure. Same here. Thank you so much, sir. Namaskar.